हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, जिनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू अप टू 300 सीई, इसके एग्जाम क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको हिस्ट्री के जितने भी वो है ना यूनिट्स, 8 यूनिट है आपकी, 8 यूनिट है, उन सारी की सारी जो 8 यूनिट है उसकी जो मैंने वीडियोस हैं आपको नोट विद नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे होंगे तो आप एज अ रिवीजन की तरह है ना उसको देख लेना, क्योंकि है ना मैंने आपको उसमें बहुत अच्छे से करवा रखा है। आपको जितने भी मैं अभी क्वेश्चंस बताऊंगी ना, ये है तो वैसे एग्जाम क्वेश्चन ही, क्योंकि ना जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हो रखे हैं मैं उनसे डाटा एक कलेक्ट करके लाई हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर जो पेपर्स थे तो उनकी इतनी अच्छे से मेरे पास वो नहीं था, उसका पेपर पड़ा हुआ नहीं था, परंतु उसके क्वेश्चंस मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। आपको अगर मैं उसके जो क्वेश्चन पेपर है उसको शो करती तो शायद आपको कंफ्यूजन हो जाती, कुछ क्वेश्चंस आपको शो नहीं होते। इसलिए मैंने इसको कॉपी पे लिख दिया कि हाँ आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पर हाँ, मेरी बात हमेशा याद रखना कि आप एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखें, आपको ज़रूर बहुत हेल्प मिलेगी उन वीडियोस को देखने के बाद। अगर आपने पढ़ लिया है तभी भी मैं बोलूँगी कि एक बार ज़रूर देखें। मान लो कि जो आपकी क्लासेस होंगी वो मान लो 40-50 मिनट की क्लासेस होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी भी मैंने आपको 8 यूनिट की क्लासेस प्रोवाइड कर रखी है, कुछ एक क्लास हो सकती है कि 1 आवर की हो, अदरवाइज सारी 40 या 30 मिनट की क्लासेस होती हैं उस पर। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देखें कि जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको इनके क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो उन वीडियोज़ में आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर मिल रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी मैंने जो वीडियो की जो वो है ना क्वेश्चन पे, वो कुछ भी नहीं छूटा होगा, कुछ भी टॉपिक आपको अनक्लियर नहीं होएगा अगर आपने एक बार उन वीडियोज़ को देख लिया। अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो अगर आप वो वीडियोज़ देखेंगे तो ज़रूर मैं 101% कह सकती हूँ कि आप इतने एबल हो जाएंगे कि पेपर में आप अपना पेपर इजीली करके आ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आपको ये नहीं लगेगा कि ये नया क्वेश्चन कुछ पूछ लिया गया है। ऐसा कुछ भी फील नहीं आएगा आपको। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय इतिहास के पुनर्गठन में साहित्यिक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन करना है। तो जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे पास 2 स्रोत होते हैं। एक तो आपका होता है पुरातात्विक स्रोत, कौन सा होता है पुरातात्विक, और एक होता है आपका साहित्यिक स्रोत। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा उन वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे भी एक शॉर्ट क्लिप में बता देती हूँ कि पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो हमें सामानों के थ्रू पता चलता है, जिनसे कि हमारे इतिहास के बारे में, जैसे कि आपका सिक्के हो गए, आपकी इमारतें हो गई, जो घर होते हैं वो हो गए, या जो भी एक एज अ मेटल आपके होते हैं ना, उन सब चीज़ों को हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। परंतु जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, जैसे कि इसके नाम से पता चला साहित्यिक मतलब लिखा हुआ, जिसमें आपको ये पता चले, मतलब जहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई हो, लिखे हुए से आपको पता चलता है। जैसे कि आपने पहले सुन रखा होगा कि गुफाओं में भी क्या होते थे, चित्र बने रहते थे, उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ रहता था, पांडुलिपि होती थी, आपके उपनिषद हो गए, ये होते थे। तो इन सब पुराण हो गए, पुराणों के थ्रू भी हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये हो जाते हैं आपके साहित्यिक स्रोत, और इसमें आपको अपने साहित्यिक स्रोत का ही क्या करना है, एक तरीके से उसका मूल्यांकन करना है। इसमें आपको उसके महत्व के मूल्यांकन को बारे में बताना है कि साहित्यिक स्रोत कौन कौन से और किससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे के वो स्रोत के बारे में पता चलता है। जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसमें हम इन 2 स्रोतों के माध्यम से ही क्या कर पाते हैं, अपने प्राचीन इतिहास को जान पाते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, उसमें है आपका पुरापाषाण और मध्यपाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषता बतानी है। आपका जो पुरापाषाण हो गया, जिसे हम इंग्लिश में पैथोलिथिक एज कहते हैं, और जो आपका मध्यपाषाण इसको मीसोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इनकी संस्कृतियों की मुख्य विशेषता बतानी है। अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी, यूनिट आपकी ये सेकंड है मेरे ख्याल से, ये आपकी जो यूनिट है वो आपकी सेकंड है। उसमें आपको मैंने ये पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, ये 3 काल हैं। आपसे पेपर में जरूरी नहीं है कि इससे प्रीवियस ईयर पेपर में आपसे पुरापाषाण और मध्यपाषाण पूछा गया है तो अभी भी आपसे मध्यपाषाण और पुरापाषाण नहीं पूछा जाएगा। आपसे नवपाषाण काल के बारे में भी पूछा जा सकता है कि नवपाषाण क्या है, नियोलिथिक एज कौन सी है, उसकी विशेषताओं के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप उसे ज़रूर पूरा अच्छे से, तीनों जितने भी पाषाण युग हैं आपके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका नाम ही पाषाण मतलब पत्थरों का युग इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में ज़रूर अच्छे से पढ़ कर जाना। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, हड़प्पा सभ्यता के पतन पर एक निबंध लिखना है। इसका तो मैंने आपको सेपरेट एक क्वेश्चन के आंसर की वीडियो भी प्रोवाइड करा रखी है।
कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का क्या वो था, क्या मेन रीज़न था। कि बोला जाता था कि सिंधु नदी का वो हो गया था, वो जो वहाँ के जैसे हड़प्पा सभ्यता थी, कहीं पे भी सभ्यता वहीं पे बसती ना जहाँ पे आपको खाना-पीना और सब कुछ प्रोवाइड हो। ऐसा तो नहीं है कि किसी बंजर जगह पे कोई भी सभ्यता वो हो जाएगी, सेटल हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं शहरों में भी, वहीं पे ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होती है। अब आप देख सकते हैं, जैसे दिल्ली हो गया अपना, ये दिल्ली जगह पे क्या होता है, ज़्यादा भीड़-भाड़ वहीं पे वो ज़्यादा भीड़-भाड़ तभी तो है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। वरना अदर जो स्टेट्स होते हैं उनमें भी ऐसा होता है कि हाँ, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ इतनी नहीं हो पाती हैं। अगर नियर बाय देखा जाए, अगर आप अपने अभी अगर दिल्ली में जो बच्चा रहता होगा, अगर वो देखे अपने घर से निकलने के उसको कितनी दुकानें मिल सकती हैं, उनको कितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ वाली शॉप्स दिख जाएँगी, हर चीज़ प्रोवाइड है। तो इसलिए कहा जाता है ना कि जो सभ्यता होती है, आखिर में जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका पतन क्यों हुआ? क्योंकि मेरे ख्याल से जो मैंने आपको रीज़न बताए उनमें आपको 8-10 मैंने रीज़न बताया, कुछ से 6-7 होंगे, मैं भी 8-10 नहीं बोल लूँगी, 6-7 रीज़न है, उनको आप अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है? इस वीडियो में मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग वीडियोज़ हो जाएँगी, बट हाँ, मैं आपको एज़ अ हिंट दे रही हूँ कि आपको ये किस वे में क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है आपका, उत्तर वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित समाज एक अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित करना है। जो आपके उत्तर वैदिक साहित्य है, जो आपके वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में भी आपने 2 सभ्यताओं, मतलब इसमें भी 2 डिफरेंशिएट किया था, एक प्रारंभिक उत्तर वैदिक सभ्यता और आपकी एक उत्तर वैदिक सभ्यता। तो इन सब के बारे में मैंने अच्छे से डिफाइन करके दोनों को बता रखा है। क्वेश्चन 5th है, जिन बच्चों ने देख रखी होंगी ना मेरी वीडियोस, उनको तो ये किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट नहीं रह गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उस क्वेश्चन के ऊपर सेपरेट आपके लिए आंसर की वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। बट मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन की वीडियोस के वो जो है ना आंसर, आपको मेरी जो वीडियो है जो मैंने आपको चैप्टर के थ्रू पढ़ा रखा है, उन सब में आपको मिलेगा ये अच्छे से। क्वेश्चन 5th है आपका, कि जो 6ठी शताब्दी के परिवर्तनशील सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन ने बौद्ध व जैन धर्म के उदय को आधार प्रदान किया है। अब इनका उदय कैसे था, जो बौद्ध धर्म था, जो जैन धर्म था, जो एक तरीके से जो जैन धर्म के जो वो थे आपके तीर्थंकर, जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, वो आपके मेन तीर्थंकर कहलाए थे जैन धर्म में। ऐसे ही जो बौद्ध धर्म में है उसमें आपके कौन थे, सिद्धार्थ। अब इनका मुझे नाम बताना कि उनका जब दीक्षा वीक्षा उन्होंने प्राप्त कर ली थी सिद्धार्थ ने, तो उनका नेम क्या बोला जा रहा था। ठीक है, महात्मा बुद्ध जिसे कहते हैं हम, तो मैंने वैसे आपको बता ही दिया। तो इनके ऊपर ही आपको बताना है कि आखिर में इनका उदय का आधार क्या था। आखिर में जो ये जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म था वो उदय होकर आए, मतलब लोगों के बीच में ये धर्मों के बारे में प्रचलित हुआ, तो उसका मेन जो आधार था वो क्या चीज़ थी। अब क्वेश्चन 6 है आपका, कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना है। जो मौर्यकालीन समाज था उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है कि उस टाइम की जो अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक स्थिति थी, वो किस टाइप से थी। मैंने आपको राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया, सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी और सामाजिक स्थिति कैसी थी, और वो आर्थिक अर्थव्यवस्था किस टाइप की थी, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में प्रोवाइड करवा रखा है। मैं बाबा इसलिए ये बात बोल रही हूँ, कई कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है कि हाँ, जो मैम है वो बार बार अपनी वीडियोज़ के बारे में बताइए, बट हाँ, आप एक बार खुद वो करके देखना। मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों के रिस्पॉन्स इतने बेस्ट है ना, कि मुझे खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस हो चुका है कि हाँ, अगर आप वो वीडियोस देख लेते हैं तो 101% आपका एग्जाम में तो कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर आपने अपनी थोड़ी सी बुद्धि को यूज़ करा पेपर के अंदर, तो आप अपने आप उसको ईजिली बनाकर लिख सकेंगे। ना तो आपको कुछ रट्टाफिकेशन करने की नीड पड़ेगी और ना अदर चीज़ करने की नीड पड़ेगी। क्वेश्चन 7 है आपका, तमिलकम क्षेत्र के अध्ययन के लिए संगम साहित्य के महत्व पर एक निबंध लिखना है। जो संगम साहित्य काल था उसके बारे में आपको लिखना है। संगम साहित्य जो काल था वो कब से कब तक स्टार्ट हुआ था और इसको संगम क्यों कहा गया, संगम काल क्यों कहा गया, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन 8 है, और इस टाइप के क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आता है कि 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये आपका मान लीजिए अगर 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है ना, तो ये आपके ना कुछ ना अगर 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होती है तो एक आपको 7 नंबर का हो जाता है और एक आपका 8 नंबर का हो जाता है। इस टाइप से इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं। इसमें आपको मेहरगढ़ के बारे में बताना है, या फिर जो द्वितीय शहरीकरण था उसके बारे में, और जो कुषाण, आपने कुषाण वंश के बारे में मैंने पढ़ाया आपको, जो आपकी 8th यूनिट के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, और 4th है आपका श्रेणी, इन सब के बारे में बताना है। तो इसमें से आपको 2 के ऊपर लिखना होगा, तो आप उसके बारे में अच्छे से लिख के आ जाना। इसमें आपको एक एज अ टिप्पणी लिखनी होगी, उसके बारे में ब्रीफली कहते हैं ना, किसी चीज़ के बारे में ब्रीफली, मतलब उसको शॉर्ट वे में उसको अच्छे से समझा देना। जैसे कुषाण वंश के बारे में, तो कुषाण वंश के बारे में लिख दे कि हाँ, इसके जो इसको किसके कौन इसने किस कुषाण वंश को किसने स्टार्ट किया और इसके मुख्य संस्थापक कौन थे,
है ना। और फिर इनके टाइम पे जो विक्रम संवत था वो स्टार्ट हुआ कि शक संवत स्टार्ट हुआ। विक्रम संवत तो शकों के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, और जो शक संवत था ना वो कुषाण वंश के टाइम पे स्टार्ट हुआ था 57 उसमें, ठीक है, एडी में। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप इसको एक बार वो कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट आपका जो ये अभी ये तो हो गए आपके एक पेपर के क्वेश्चन आए थे। इसमें जैसे कि ये जो 8 क्वेश्चन है ना, ये आपका एक पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट जो पेपर था आपको उसमें ये क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट इसी को थोड़ा घुमा दिया है। जैसे कि आपसे ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर आपने देखा होगा, तो इसमें सिर्फ आपसे साहित्यिक स्रोतों के बारे में पूछा था, परंतु इसमें आपसे किसके बारे में पूछ लिया, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का परीक्षण करना है। इसमें दोनों का परीक्षण करना है। तो आप जब पता होगा आपको साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, जो लिखे हुए रूप में आपको मिले हैं, उपनिषद, पुराण, वेद, ये इसके थ्रू आपको पता चलता है। तो ये आपको रहता है साहित्यिक। और पुरातात्विक में इमारतें, सिक्के, वस्तुएं जो भी आपकी हैं, उन सब चीज़ों से पता चलता है, जिसके बारे में अपने इतिहास के बारे में। तो ये चीज़ें हो जाती है, ये स्रोत है हमारे इतिहास को जानने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ये भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। जो आपकी प्रागैतिहासिक जो काल था उसके बारे में इसकी आपको मुख्य विशेषता बताने की, क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या प्रॉपर्टीज रही हैं। क्वेश्चन थर्ड है आपका, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार एवं नगर योजना की विवेचना करनी है। इससे जो पहला पेपर था उसमें आपसे पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किसके वजह से हुआ था, आखिर में जो अंत होने का कारण था हड़प्पा सभ्यता का, वो किस वजह से हुआ था। अब इसमें आपको बताना है कि उसका विस्तार की कैसी वो योजना रही थी, मतलब इसका विस्तार किस टाइप से होने लग गया था, हड़प्पा सभ्यता में कैसे बसी और फली फूली की थी, कैसे थी सभ्यता ये वाली। तो इसके बारे में आपको इसमें विवेचना करनी है। इसमें क्वेश्चन फोर्थ है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं पर एक निबंध लिखना है। जो उत्तर वैदिक काल था उसमें भी आपसे उत्तर वैदिक काल के बारे में पूछा था। एक आपका प्रारंभिक उत्तर वैदिक काल होता है। वैदिक काल है ना आपके 2 टाइप से, एक तो प्रारंभिक और आपका दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसके आपको उत्तर जो था आपका वैदिक काल, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में बताना है कि उस टाइम की जो वो था सामाजिक अवस्था थी वो किस टाइप से थी, और जो आर्थिक स्थिति वो कैसी थी। इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक एक तरीके से निबंध टाइप में लिखना है। क्वेश्चन फिफ्थ है कि गौतम बुद्ध और महावीर की मुख्य शिक्षाओं पर निबंध लिखना है। जो गौतम बुद्ध थे और जो जैन धर्म के जो महावीर थे, ये महावीर यहाँ पे लिख दिया, चाहता तो वो जैन धर्म के बारे में भी लिख सकता था, और यूँ लिख सकता था कि जैन धर्म, और ये जो गौतम बुद्ध है वो बौद्ध धर्म के हैं, तो बौद्ध धर्म, इनके बारे में वो शिक्षाएं बतानी है। परंतु इसने क्वेश्चन कैसे घुमा दिया, इसने उनके नाम दे दिए कि गौतम बुद्ध और जो महावीर की जो मुख्य शिक्षाएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो मैंने कहा ना आपको कि वो किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको उसमें ये नहीं होना कि हेजिटेट हो जाना, आपको उसको आप समझे थोड़ा धीरे से, आप उसको क्वेश्चन को पहले पढ़े, रीड आउट करें, और उसके बाद आप सोचें कि हाँ इस क्वेश्चन में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। तो इनके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी है। आपसे ये पूछा गया है कि इनकी शिक्षाएं बताने, तो आप सीधे शिक्षाएं तो बताने नहीं लग जाएंगे ना, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का या 15 मार्क्स का। तो फर्स्टली तो आप ये लिखेंगे कि हाँ जो जैन धर्म है इसके जो वो थे आपके क्या कहते हैं संस्थापक, वो आपके गौतम बुद्ध थे, और जो महावीर थे उनके वो महावीर जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड करते हैं। फिर आपके इसका टाइम पीरियड बताएंगे कि कब से कब तक जैन धर्म चला था, कब से कब तक बौद्ध धर्म था, इनके जो वो थे इन्होंने कहाँ पे शिक्षा ली थी, इनके जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे, इन सब चीज़ों के बारे में आप बताएंगे। और ऐसे ऐसे करते करते फिर आप इनकी शिक्षाओं के बारे में बताएंगे कि इन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं, जो इनकी मुख्य शिक्षाएं हैं उन्होंने क्या दी थी। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को एक डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन 6 है आपका कि अशोक की धम्म नीति के महत्व का आकलन कीजिए। जो अशोक की धम्म नीति थी इनके बारे में बताना है। क्वेश्चन 7 आपका संगम साहित्य के आधार पर तमिलकम की सामाजिक और आर्थिक दशा का वर्णन करना है। मैंने ये सब आपको अच्छे से करा रखा है, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको ज़रूर दिखेगा उन वीडियोस में कि हाँ मैंने आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई हैं। ऐसी कोई भी चीज़ इसमें से तो मुझे कहीं पे भी नहीं लग रहा कि हाँ कुछ रह गया। फिर भी अब बाय द वे अगर कुछ भी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो मैं आपको ज़रूर उसकी सेपरेट वीडियो एक लेकर आऊँगी। क्वेश्चन 8 है कि सातवाहन प्रशासन की मुख्य विशेषताओं पर एक निबंध लिखना है। कि जो सातवाहन प्रशासन है उसके बारे में बताना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ह सीन माशु का, ये आपको मैंने याद करने की एक ट्रिक बताई थी कि ऐसे ऐसे ये वंश चले थे। माशुकसा जो आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश आया, फिर मुगल वंश आया, फिर शुक वंश आया, फिर कन्नव आया, फिर सातवाहन वंश आया। तो ये इस टाइप से जो सातवाहन था वो लास्ट वंश था। तो ये इस टाइप से चले थे आपके मौर्य काल के बाद। इनके इसको क्या कहते हैं मौर्योत्तर काल में मैंने आपको पढ़ा रखा, जो आपकी यूनिट 8 है, सबसे लास्ट यूनिट है ना, उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि इनकी भी हेल्प हो जाए कि हाँ, आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन का वे किस टाइप से रहेगा। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ज़रूरी नहीं कि अभी आपसे ओनली साहित्यिक स्रोत के बारे में बोला गया है तो साहित्यिक स्रोत के बारे में बोला जाए। आपसे वो पुरातात्विक स्रोत और धार्मिक स्रोत दोनों के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको पहले से इन चीज़ों के बारे में रेडी रहना है, तभी आप कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले तो आप इसके आंसर ईजिली दे पाएंगे। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।